यानी कुछ ऐसे हैं, मान लो ये बोन है, ठीक, ऊपर ब्लैक और नीचे ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या हुआ एपिफाइसिस, ग्रे वाला पार्ट आपका हो गया डायफाइसिस। डायफाइसिस वाले पार्ट के अंदर बोन मैरो कैविटी है, जबकि इन वाले पार्ट्स के अंदर बोन मैरो कैविटी नहीं पाई जाती है। यहाँ येलो बोन मैरो भरी है, यहाँ पे भरी होती है रेड बोन मैरो और ब्लड। ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अलग अलग टाइप हैं। कार्टिलेज और बोन ये दोनों टाइप किसके हैं बेटा? तो अपन ने कहा स्केलेटल के, और ब्लड टाइप है वेस्कुलर का। अब देखिए इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल। तो कार्टिलेज का जो इंटरसेलुलर मटेरियल है ये कैसा होता है? सॉलिड होगा, प्लायबल होगा एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, और ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है, यानी कि कंप्रेशन को रोकता है। अपन ने इरेजर वाला एग्जांपल लिया था, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, जिसको क्या कहा? कॉन्ड्रोसाइट। यहां डायग्राम में देखिए आपको कार्टिलेज सेल या कॉन्ड्रोसाइट दिखती है। फिर कहा कि लोकेटेड एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय देम। तो मैट्रिक्स को सेक्रेट करने वाली सेल कॉन्ड्रोसाइट। इसी मैट्रिक्स के अंदर स्पेसेस हैं जिनको हम लैकुना कहते हैं, जहां पे कॉन्ड्रोसाइट मौजूद है। फिर इसमें कहा कि मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट। तो जो ज्यादातर यहाँ जो कार्टिलेजेस हैं वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में, इनको एडल्ट के अंदर रिप्लेस कौन करता है? बोन। यानी कि ज्यादातर जो कार्टिलेजेस हैं एम्ब्रियो के अंदर, ये हमने कहा था कि हाइलाइन कार्टिलेज होगी, एडल्ट के अंदर इसकी जगह पर बोन आ जाता है। कार्टिलेज कहाँ है? टिप ऑफ नोज पर। बताओ जरा कौन सी कार्टिलेज की बात कर रहे हैं? येलो इलास्टिक कार्टिलेज। फिर कहा आउटर ईयर जॉइंट्स, कौन सी है? इलास्टिक कार्टिलेज। बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, इलास्टिक कार्टिलेज है। लिम्स एंड हैंड इन एडल्ट, तो यहाँ पे किसकी बात करें? हाइलाइन कार्टिलेज यानी कि आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में, जो कि लॉन्ग बोन्स के एंड को कवर कर रही होती है, तो यहाँ मौजूद हो। अब जरा देखो बोन के बारे में। तो पहले अपन इस डायग्राम को लेबल करेंगे। सबसे पहले यहाँ सेंटर में जो आपको ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है, इसका नाम बताओ जरा क्या है? ये क्या है? हैवर्थियन कैनाल। इसको लेबल करो, इसका नाम है हैवर्थियन कैनाल। इस वाले बोर्ड पे पेन चलता नहीं है, तो इसलिए इसको जरा इस वाले बोर्ड, बाकी सब पे चलता है, इस पे नहीं चलता। तुमसे ज्यादा मुझे पता है, इस पे नहीं चलेगा। यहाँ पे इसको जो है लाइन करो, इसका नाम है हैवर्थियन कैनाल। ये नहीं चलता इस पे बेटा, इस पे पीडीएफ पे नहीं चलता भाई, तुमसे ज्यादा मैंने इस बोर्ड को यूज किया। इसमें देखो ये जो है इसका नाम है हैवर्थियन कैनाल। यहाँ जो स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रही है, इनमें से किसी एक को नाम दे दो ऑस्टियोसाइट। ये स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर जो है ये ऑस्टियोसाइट है। स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम ऑस्टियोसाइट। फिर यहां पर आपको ऑस्टियोसाइट की लेयर दिख रही है ना, ये लेयर्स हैं, इनके बीच का स्पेस, यानी कि देखो ये लेयर्स के बीच का स्पेस है ना, या यहाँ पे बात करें तो लेयर्स के बीच का स्पेस है। यहाँ आपको दिख रहा है लेयर्स के बीच का स्पेस है। ये जो स्पेस है इसको नाम दे दो लेमिनी। इसका नाम होता है लेमिनी। लेयर्स के बीच के स्पेस का नाम क्या होता है? लेमिनी। तो ये मैट्रिक्स की लेयर है जो कि ऑस्टियोसाइट की लेयर्स के बीच में पाई जाती है। अब देखिए, पहले हम देखते हैं कि एनसीईआरटी ने बोन के फंक्शंस कौन कौन से दिए हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। यानी कि एनसीईआरटी पहले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो वैसे किस किस को लगता है कि मैं क्लास में एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता? कौन कौन से बुद्धिमान को लग रहा है कि हम क्लास में एनसीईआरटी नहीं पढ़ते? मैं ओपन लिखूं, तुम में से कुछ बुद्धिमान गए हैं जाके बोला कि सर हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, अगर किसी को विशेष रूप से लग रहा हो तो मुझे तो बताओ, कि मुझे पता तो चले कि मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता हूं। या अगर मैं एकदम साफ स्पष्ट कर दूं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे जाके मिलते हो, क्या करते हो, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता उस पर।
क्योंकि अब 20 साल पढ़ाने के बाद ना मैं तुम्हारा या तुम्हारे किसी फेवरेट टीचर के स्टाफ का इंतजार नहीं कर रहा हूं कि तुम आके मेरे पे स्टाफ लगाओगे, मुझे पढ़ाना आता है कि नहीं आता है। जो फेवरेट टीचर के पास तुम जाते हो ना, पिछले संस्थान में उनके गलत क्वेश्चन सही कराए मैंने, और वो गलत क्वेश्चन ये नहीं कि किसी पेपर में हो गए, नीट के पेपर में गलत हुए क्वेश्चन सही कराए मैंने। जो तुम में से किसी को लग रहा हो कि तुम आओगे आके मुझे पढ़ा दोगे या कोई और मुझे पढ़ा देगा, तो इसलिए अपने दिमाग से भ्रम तो निकाल दो। और एक बात साफ, जहां अगर मैं एनसीईआरटी से बाहर जाता हूं तो मैं बहुत सोच समझ के जाता हूं। कल को आप में से कोई भी, मैं कहता हूं भारत में कोई भी आके स्टाम्प पेपर इस बात की लिख के गारंटी दे सकता है कि अगले साल का पेपर 100% एनसीईआरटी से ही आएगा। जब तुम्हारे अगर मान लो 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी अगर ऐसे रहे कि जो तुमने एनसीईआरटी पढ़ी और तुमसे नहीं बने, तो उसके बाद तुम गालियां मुझे निकालो किसी और को, मुझे निकालो। तो ज्यादा बेहतर है कि मैं खुद का इंतजाम कर लूं, कि भले अभी तुम्हारे लिए मैं भले तुम्हें कड़वा लगूं, बेकार लगूं कि हाँ बहुत बेकार मास्टर है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसे बने रहना बहुत बहुत खूब पसंद है। मैं अपने घर में भी ऐसा रहता हूं, दुनिया में ऐसा ही हूं कि मैं जैसा हूं वैसा हूं। मुझे किसी के एप्रिसिएशन की रत्ती भर कोई आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, अगर आपको मुझसे रिलेटेड कोई भी बात करनी है, आप सीधे आकर मुझसे बात करेंगे। और आज के बाद अगर मैंने सुन ली किसी भी तीसरे आदमी, क्योंकि मैंने सुना है, और हर तब होता है जब मैं क्लास में आके पहली बार बोर्ड पे एनसीईआरटी कॉपी करता हूं और आकर के मैं तुम्हें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं, उसके बाद मुझे सुनने को मिलता है कि साहब तुम क्लास में एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे हो। और जिसके मन में अभी भी अगर हो ना कि मैं जाके कह के कुछ कर लूंगा, तुम करके बता दो मुझे, जिसमें अगर होता हो, और जिसे लगता हो तो ज्यादा बेहतर पढ़ाता है कि ह्यूमन चीजों पढ़ा के बता दे। देखिए, बोर्ड के सबसे पहले एनसीईआरटी ने जो फंक्शंस दिए हैं, टोटल मिला के 5 फंक्शन दिए हैं। 5 फंक्शन में सबसे पहला कहा कि मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। तो सबसे पहले कहा कि बोन जो है ये मेन टिश्यू है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। तो ये मेन टिश्यू है जो प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। अब ध्यान देना, ये स्ट्रक्चरल फ्रेम की जो बात है वो 2 जगह पर आई है। एक तो बात की है जब एरियोलर के बारे में, एरियोलर के बारे में कहा है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एपिथेलिया के लिए। लाइन को अच्छे से याद रखना, जब भी अगर तुमसे कहा जाएगा कि एपिथेलिया के लिए फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करता है, द आंसर इज एरियोलर। वही तुमसे कहा कि स्ट्रक्चरल फ्रेम कौन प्रोवाइड करता है, तो फिर आंसर क्या होगा, बोन। तो बॉडी के टिश्यूज को स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करना काम किसका है, बोन का। फिर अगला देखिए, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। आप देखो, आपका रिबकेज है, जो आपका रिबकेज है लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। रिब्स के मामले में आप कहते हैं कि जो 11th और 12th रिब है वो प्रोटेक्ट करते हैं आपकी किडनी को। सर एक बार पहले रिपीट कर दीजिए। क्या बेटा? तो इसके पहले आप लाइन बोले। इससे पहले मैंने कहा कि एरियोलर टिश्यू वाले मामले में एनसीईआरटी यहां पर कहती है कि एरियोलर टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक, जैसे यहाँ पे कहा सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियल, तो सपोर्ट फ्रेमवर्क की यहां बात थी। और बोन के अंदर एनसीईआरटी बात करती है स्ट्रक्चरल फ्रेम के बारे में। तो सपोर्ट फ्रेमवर्क कहेंगे तो कौन, एरियोलर। स्ट्रक्चरल फ्रेम कहा तो आंसर क्या होगा अपना, बोन। फिर अगला कहा कि ये सपोर्ट करेगा और प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो हमने कहा कि सपोर्ट करेगा और प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ये सपोर्ट और प्रोटेक्ट करेगा सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के
सॉफ्ट टिश्यू और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, ये काम किसका है? बोन का। तो अपन ने एग्जांपल में लिया रिब केज, कि हमारा रिब केज हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। रादर लंग्स के अंदर जो नेगेटिव प्रेशर होता है, उस नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट करने में ये रिब केज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर अगले कहा कि बोन्स आर प्रेजेंट इन स्पेसेस कॉल्ड नेकोनी। फिर आगे देखिए, लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग सर्व वेट बियरिंग फंक्शन। तो यहां पर हमने कहा कि जो लिम्ब बोन्स हैं उनके काम क्या होते हैं? तो अपन ने कहा कि लिम्ब बोन्स प्रोवाइड या परफॉर्म वेट बियरिंग फंक्शन। तो अगला कहा कि ये परफॉर्म करेगा वेट बियरिंग फंक्शन। तो वेट बियरिंग फंक्शन परफॉर्म करना, ये काम किसका होता है? तो अपन ने कहा काम है बोन का। ठीक, तो जो लिम्ब बोन्स है ये क्या करती हैं? वेट बियर करती हैं। यानी कि जब अपन जैसे मान लो अगर खड़े हैं या हम क्वाड्रीपेड एनिमल के बारे में बात करें, जो चल रहे होते हैं, तो पूरा बॉडी वेट बियर करना काम किसका है? लिम्ब बोन्स का। फिर अगला कहा इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। तो अगला, हाँ बेटा, वेट बियरिंग। वेट बियरिंग फंक्शन। तो अगला है कि इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल अटैच टू देम to bring about movements। यानी कि मूवमेंट्स लाने के लिए इनके साथ अटैच टू स्केलेटल बोन्स है उनके साथ इंटरेक्ट करता है। और पांचवा फंक्शन, बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। तो अगला कहा कि बोन मैरो इन सम बोन्स, तो बोन मैरो इन सम बोन्स एक्ट एज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। तो बोन के कुल मिलाकर के फंक्शन आपको कितने दिए बेटा? 5। तो हमने कहा कि ब्लड सेल का प्रोडक्शन करना काम किसका है? बोन का। और यहां पर ध्यान देंगे, यहां जो लिखा गया है क्या लिखा है बेटा? सम बोन। अगर यहां पे ऑल लिखेंगे तो गलत, अगर मोस्ट लिख दिया तो भी गलत। कुछ भी बोन्स हैं, जैसे कि आपके अपन कहें कि स्कल की बोन्स हैं, क्लेविकल है, रिब्स है, स्टर्नम है, यही कुछ बोन्स हैं जहां पे रेड बोन मैरो पाई जाती है और जो फॉर्मेशन करते हैं ब्लड सेल का। तो अपन ने कहा कि बोन मैरो इन सम बोन एक्ट एज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। अब इसके बाद देखिए, बोन की जो स्टडी है इसका नाम बेटा क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी। तो बोन की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। स्टडी के बाद फिर जो बोन का फॉर्मेशन है उसका नाम क्या होता है? ऑसिफिकेशन। तो बोन के फॉर्मेशन को आप क्या कहेंगे? ऑसिफिकेशन कहा। अब देखिए, ये जो ऑसिफिकेशन है ये बेटा एक तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस की अपोजिट कंडीशन हो गई। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या था कि बोन जब अगर डिसॉल्व होने लगी तो बोन फॉर्मेशन को आपने कहा ऑसिफिकेशन, और इसके अपोजिट क्या हुआ? ऑस्टियोपोरोसिस। फिर यहां पर जो हमारी बोन है, इस बोन के बारे में हमने कहा कि अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहली बात आती है बोन की सेल्स के बारे में। सेल्स में बात करते हैं तो सबसे पहली सेल का नाम क्या होगा? ऑस्टियोब्लास्ट। तो पहली सेल कौन सी हो गई? ऑस्टियोब्लास्ट सेल है। अब ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है इसके बारे में अगर हम देखें तो मैच्योर की इमैच्योर? इमैच्योर सेल है। दूसरी बात है कि ऑस्टियोब्लास्ट बेटा फॉर्मेशन किसका करती है? तो अपन ने कहा कि ये फॉर्मेशन करेगी ऑस्टियोसाइट का। तो इसने फॉर्मेशन किया ऑस्टियोसाइट का, और ऑस्टियोसाइट फॉर्मेशन किया मैट्रिक्स का और फाइबर का। तो पहले अपन लेंगे कि ये फॉर्मेशन करेगा एक तो मैट्रिक्स
और दूसरा फाइबर। तो मैट्रिक्स और फाइबर का फॉर्मेशन करना काम किसका है? ऑस्टियोब्लास्ट का। यही ऑस्टियोब्लास्ट जब मैच्योर होती है तो मैच्योर होने के बाद ऑस्टियोब्लास्ट ही कन्वर्ट हो जाती है ऑस्टियोसाइट में। ये कन्वर्ट किसके अंदर होगी बेटा? ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट होगी। ये जो ऑस्टियोसाइट है इसके बारे में हमने कहा कि ये मैच्योर सेल है। दूसरी बात है ऑस्टियोसाइट में प्रोटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस पाई जाती हैं। अभी हमने जब डायग्राम में लेवल किया तो हमने जिस सेल को लेवल किया उस सेल के अंदर हमने देखा कि यहां पर कई सारी आउटग्रोथ थी। तो अपन ने क्या कहा कि प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस यहां पर प्रेजेंट होगी। तो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस के अंदर पाई जाती हैं और देयर इज वन सेल इन अ लैकुना, यानी कार्टिलेज की सेल की तरह यहां भी लैकुना के अंदर ही मौजूद हो, पर वहां एक लैकुना के अंदर 1 से 4 सेल पाई जा रही थी। यहां पे एक लैकुना के अंदर सेल का नंबर केवल 1 है। यानी कि अपन ऐसे याद रखेंगे कि कार्टिलेज की सेल क्या है कि ऑर्डिनरी टाइप की सेल है। तो एक गाड़ी में बैठ के 4 लोग चले जाते हैं, जबकि ये क्या है? वीआईपी टाइप की सेल है। तो एक गाड़ी में कितने जाते हैं? तो एक लैकुना के अंदर केवल एक सेल होगी। सेल्स में ही बात करें तो एक और सेल होती है जिसको आप क्या कहते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। और ये जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है इसके बारे में हमने कहा कि ये बेटा बोन ईटिंग सेल है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होती है? बोन ईटिंग सेल, यानी कि बोन को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल कौन सी है? ऑस्टियोक्लास्ट। अब देखिए हमारी बॉडी में बोन्स की लगातार रीमॉडलिंग होती है। रीमॉडलिंग होने का मतलब है पहले वाली बोन लगातार डिस्ट्रॉय होती है, इसकी जगह पे नई बोन का फॉर्मेशन होता है। अगर बोन का डिसॉल्व होना और फॉर्मेशन होना दोनों की रेट अगर बराबर हो तो बोन की हेल्थ वैसी की वैसी बनी रही। अगर ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ी और कंपैरेटिवली ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम है तो बोन मास घटेगा, यानी कि डिजीज कौन सी हो जाएगी? ऑस्टियोपोरोसिस। वहीं पर अगर ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा हो और क्लास्ट की एक्टिविटी कम हो तो बोन का क्या होगा? फॉर्मेशन। यानी कि ग्रोइंग टाइम पर क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा है, क्लास्ट की एक्टिविटी है कम, तो नई बोन का फॉर्मेशन हो रहा है। बाद में क्या होता है? लगभग मिडिल एज पर जाकर के दोनों की एक्टिविटी बराबर। वहीं पर ऑस्टियोपोरोसिस में एनसीईआरटी जहां कहती है कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में एस्ट्रोजन की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती है, यानी कि तब ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम और क्लास्ट की ज्यादा, तो बोन से कैल्शियम निकला ज्यादा, बोन में कैल्शियम डिपॉजिट हुआ कम। तो हमने कहा कि ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये बोन ईटिंग सेल है। सेल्स के बाद अब बात आती है बोन के अंदर पाए जाने वाले फाइबर्स के बारे में। तो बोन को अगर आप देखें तो ये हार्ड स्ट्रक्चर है ना। हम कहते हैं कि बोन हमारी बॉडी में हार्डेस्ट टिश्यू है। बोन अपनी बॉडी के अंदर क्या है बेटा? हार्डेस्ट टिश्यू है। जब भी अगर बात आती है हार्डेस्ट टिश्यू की तो नाम किसका आएगा? बोन का। वहीं पर अगर आपकी क्वेश्चन कहता है कि बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है तो हार्डेस्ट सब्सटेंस में नाम किसका आ जाएगा? इनेमल। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस इज इनेमल। तो सब्सटेंस कौन होगा? इनेमल है। जबकि हार्डेस्ट टिश्यू कौन होता है यहां पर? बोन। तो अगर ये हार्ड है तो क्या इलास्टिक फाइबर यहां पर करेगा? क्योंकि इलास्टिक फाइबर तो फ्लेक्सिबिलिटी लाता था, यहां फ्लेक्सिबिलिटी का कोई काम है नहीं, केवल आपको क्या चाहिए? स्ट्रेंथ। तो हमने कहा कि फाइबर्स में यहां पर केवल और केवल कौन सा फाइबर पाया जाएगा? कोलेजन फाइबर। तो हमने कहा कि यहां पर केवल कोलेजन फाइबर पाया जाता है। तो कोलेजन फाइबर मौजूद है। हमने कहा सेल्स ये पाई जाती हैं। फाइबर्स के बाद अब बात आती है बोन के मैट्रिक्स के बारे में कि बोन के अंदर मैट्रिक्स कौन सा पाया जाता है। तो मैट्रिक्स वाले पार्ट पर जब आप बात करते हैं तो आप क्या करेंगे कि मैट्रिक्स में बेटा चीजें होंगी यहां पे दो। एक तो यहां पे हमने कहा कि जो मैट्रिक्स है इसके अंदर मौजूद होगा एक तरफ तो बेटा ऑर्गेनिक पार्ट और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? इनऑर्गेनिक पार्ट आ जाता है। तो अगला कंपोनेंट अपने पास क्या हुआ? मैट्रिक्स।
तो अब इसको मैट्रिक्स को एक बार देखते हैं। ऑस्टियोसाइट भी बेटा कुछ अमाउंट में फाइबर और मैट्रिक्स बनाएगी, पर ऑस्टियोब्लास्ट के कंपैरिजन में ऑस्टियोसाइट की एक्टिविटी कम रहेगी। जैसे हमने कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट पे बात की थी, वही कहानी यहां पर है। नहीं, बात कॉन्ड्रोक्लास्ट थी ना, क्लास्ट थी जो कार्टिलेज डिस्ट्रॉय कर रही थी। यहां मैट्रिक्स के अंदर देखिए दो तरीके के कंपोनेंट, एक तरफ तो अपन ने कहा कि इनऑर्गेनिक पार्ट होगा और दूसरी तरफ कौन हो गया, ऑर्गेनिक पार्ट। तो फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक एंड सेकेंड पार्ट इज ऑर्गेनिक। यहां पे जो इनऑर्गेनिक पार्ट है ये लगभग होता है बेटा लगभग 65 से लेकर के 68% तक, जबकि ऑर्गेनिक पार्ट जो है ये लगभग 32 से लेकर के 35% के बीच होगा। तो ऑर्गेनिक पार्ट कितना, 32 से 35, जबकि इनऑर्गेनिक पार्ट कितना हुआ, 65 से लेकर के 68% तक। अब ये जो इनऑर्गेनिक पार्ट है इसके अंदर मेनली क्या रहेगा, कैल्शियम, और ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर मेनली मैट्रिक्स में पाए जाते हैं कोलेजन फाइबर। मेनली क्या होगा, कोलेजन। ये जो हमने कहा कि कैल्शियम है और कोलेजन, एक तरफ कौन, कैल्शियम, दूसरी तरफ कोलेजन, ये प्रोवाइड करते हैं हार्डनेस टू बोन। इनका काम क्या है कि इन्होंने प्रोवाइड किया हार्डनेस, और हार्डनेस किसे प्रोवाइड किया, बोन। तो जब भी आपसे कहा जाएगा कि बोन की हार्डनेस किसकी वजह से है, तो तुम्हारा आंसर होगा कैल्शियम और कोलेजन की वजह से। अब कैल्शियम सॉल्ट कौन कौन से पाए जाते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर होता है कैल्शियम फॉस्फेट, और जो कैल्शियम फॉस्फेट है ये लगभग होता है 80% के आसपास। अगला आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज लगभग 10, और फिर आ जाता है आपका मैग्नीशियम फॉस्फेट, और ये जो मैग्नीशियम फॉस्फेट है इसका परसेंटेज लगभग होता है 10% के आसपास। यानी कि बोन में सबसे ज्यादा कौन होता है, कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहां पर कुछ अमाउंट में फ्लोराइड भी मौजूद होता है, तो हमने कहा कि सम अमाउंट ऑफ फ्लोराइड भी यहां पर मौजूद होगा। तो कुछ अमाउंट में फ्लोराइड्स यहां पाए जाएंगे, और हमने कहा कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट मौजूद होते हैं। आप देखिए कोई भी टूथपेस्ट हो, चाहे टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, हर टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड जरूर होता है। फ्लोराइड का काम है कि ये आपकी डेंटल हेल्थ और बोन की हेल्थ को बनाए रखता है। यही फ्लोराइड बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, पर अगर फ्लोराइड की कमी हो तो इसकी वजह से हमारी बोन, हमारे टीथ ये ब्रिटल हो जाते हैं। ब्रिटल होने का मतलब क्या हुआ कि ये कैसे हो जाएंगे, कमजोर। वहीं पर अगर यही फ्लोराइड ज्यादा हो जाए तो इसकी वजह से टीथ की क्या हो जाता है, मॉडलिंग हो जाती है, यानी कि दांत क्या होता है कि इन पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स डेवलप हो जाएंगे। जो हमारी बोन है कैसी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। यही वजह है कि आपसे कहा जाता है कि जो टूथपेस्ट है वो आपको लगभग एक मटर के दाने के बराबर यूज करना चाहिए। अब देखो कंपनीज में जो लोग बैठे होते हैं ऊपर, वो कितने कितने दिमाग लगाते हैं अपनी चीजों को ज्यादा बेचने के लिए, कि जब कंपनी के टूथपेस्ट कम बिकते थे तो उसके बाद कंपनीज ने दिमाग लगाया कि अब लोगों से टूथपेस्ट का कंजप्शन कैसे बढ़वाया जाए, क्योंकि ज्यादा अगर घर में खर्च होगा तो ज्यादा खरीदेंगे लोग। तो कंपनी ने क्या किया कि सब टूथपेस्ट का जो नोजल होता है उस नोजल को क्या कर दिया, बड़ा नोजल बड़ा कर दिया। तो अब एक बार में क्या होता है, टूथपेस्ट ज्यादा आता है। इवन आपको जब एड भी दिखाते हैं तो पूरा टूथब्रश आगे से लेके पीछे तक पूरा भरा, ये तो कितना पूरा भर के यूज करो, जबकि हार्डली आपको जो है एक मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट सफिशिएंट होता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर फ्लोराइड मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक पार्ट में अपन ने कहा कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं, और ये जो कोलेजन है, दीज कोलेजन फाइबर्स आर सस्पेंडेड इन सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो ये सस्पेंडेड किसके अंदर होंगे, सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसैकेराइड के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। और सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसैकेराइड में जब ये सस्पेंडेड होंगे तो अब ये सस्पेंड होकर के क्या बना देंगे, ऑर्गेनिक पार्ट। ये जो ऑर्गेनिक पार्ट जितना भी बनेगा ये पूरे को मिलाकर के अपन क्या बोलते हैं, ऑसीन। क्या कहा जाता है, ऑसीन। तो ऑर्गेनिक पार्ट का नाम हुआ ऑसीन, इनऑर्गेनिक के अंदर इतना।
ये सारी चीजें मिलकर के बोन का क्या बना देती हैं, मैट्रिक्स। तो सेल में हमने कहा 3 तरीके की सेल, कौन कौन सी हुई, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। फाइबर में केवल कोलेजन। मैट्रिक्स में हमने कहा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट। अब यहां जो बोन का मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स के बारे में आप देखें तो ये मैट्रिक्स बेटा हार्ड रहेगा, क्या ये प्लाइबल होगा, नहीं, यानी कैसा होगा, नॉन प्लाइबल होगा। तो यहां पर जो मैट्रिक्स है इट विल बी हार्ड एंड नॉन प्लाइबल। तो ये हार्ड होता है और नॉन प्लाइबल होता है। तो हमने कहा मैट्रिक्स के 2 कैरेक्टर हैं, हार्ड है, नॉन प्लाइबल है। कंपोनेंट 2 तरीके के हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब एक बार अगर इतनी बात समझ में आती है तो फिर हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर चलेंगे और हम समझेंगे कि हमारी जो मैमेलियन लॉन्ग बोन है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इलोंगेशन कहाँ होता है, ये सारी चीजें। तो एक बार इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। यहां पे लिखा कैल्शियम, कैल्शियम और कोलेजन हार्डनेस टू बोन। तो बोन की हार्डनेस कैल्शियम और कोलेजन की वजह से। इधर ये वाला पार्ट लिखो, फिर अपन आगे बात करते हैं। अच्छा, व्हाइट बोर्ड वाला हुआ, हो गया ना। तो बेटा उधर का लिखा, देखो अगर हम किसी मैमेलियन लॉन्ग बोन के बारे में देखें कि लॉन्ग बोन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, तो मैमेलियन लॉन्ग बोन को अगर मैं बात करता हूं ग्रोइंग बोन के बारे में, तो ग्रोइंग बोन को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। वहीं पर वो बोन जिसके अंदर ग्रोथ हो चुकी है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। तो ग्रोइंग बोन के अंदर पार्ट कितने, 3, जबकि ग्रोन अप बोन के अंदर पार्ट कितने, 2 होते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर का यानी कि एंड्स वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम होता है बेटा एपिफाइसिस। तो एंड वाले पार्ट को अपन ने क्या कहा, एपिफाइसिस कहा। तो यहां पे हमने कहा कि एंड वाला पार्ट यानी कि इधर और एंड वाला पार्ट यानी कि इधर, इस वाले पार्ट का नाम क्या है, एपिफाइसिस है। ये एपिफाइसिस बोन के कहां पाया जाता है, एंड पर। और ये जो एपिफाइसिस वाला पार्ट है, यहां जो बोन प्रेजेंट होती है इसको हम बोलते हैं कि स्पंजी बोन। एपिफाइसिस वाले पार्ट में पाई जाने वाली बोन को अपन क्या कहते हैं, स्पंजी बोन। वहीं पर जो यहां पर बीच वाला पार्ट है, यहां को इस रीजन को हम बोलते हैं डायफाइसिस। तो ये बीच वाला रीजन क्या कहा जाता है, डायफाइसिस। तो एंड्स को अपन ने क्या कहा, एपिफाइसिस। बीच वाले रीजन को हमने क्या कहा, डायफाइसिस। ये जो डायफाइसिस है ये बोन की क्या बना रहा है, शाफ्ट बना रहा है। डायफाइसिस वाले पार्ट में आपको बीच में कैविटी भी दिखाई देती है जिसको आप क्या कहते हैं, बोन मैरो कैविटी। तो बीच वाले रीजन के अंदर हमें एक कैविटी दिखी जिसको हमने नाम दिया बोन मैरो कैविटी। और ये जो बोन मैरो कैविटी है इसके अंदर भरी होती है येलो बोन मैरो। क्या भरा होगा, येलो बोन मैरो यहां पर भरी है। और ये जो येलो बोन मैरो यहां पर भरी हुई है, इसके अंदर हमने कहा कि यहां पर मौजूद होता है व्हाइट फैट। तो व्हाइट फैट यानी कि एडिपोज टिश्यू यहां पर प्रेजेंट है। तो येलो बोन मैरो का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फैट। यहां पर अपन ने कहा कि डायफाइसिस में ये इतने पार्ट के अंदर तो मैट्रिक्स है और बीच के अंदर कैविटी पाई जाती है। एपिफाइसिस और डायफाइसिस दोनों का जो जंक्शन पॉइंट है, यहां जंक्शन पॉइंट पर जो स्ट्रक्चर है इसको अपन नाम क्या देते हैं, मेटाफाइसिस। तो बीच वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, मेटाफाइसिस। और ये जो मेटाफाइसिस वाला पार्ट है यहां पर पाई जाती है एपिफाइजियल एंड प्लेट। यहां पर क्या पाई जाती है, एपिफाइजियल एंड प्लेट पाई जाती है। तो यहां पर मौजूद है एपिफाइजियल एंड प्लेट। और ये जो एपिफाइजियल एंड प्लेट यहां पर पाई जाती है इसके बारे में अपन कहते हैं कि यहां होती है ऑस्टियोब्लास्ट। यहां क्या मौजूद है बेटा, ऑस्टियोब्लास्ट। और ये जो ऑस्टियोब्लास्ट पाई जाती है
इनका काम होता है इलोंगेशन ऑफ बोन। तो बोन को इसकी लंबाई में बढ़ाना, ये काम किसका होता है? तो अपन ने कहा कि बोन को उसकी लंबाई में बढ़ाना काम है एपिफाइजियल एंड प्लेट का। और एपिफाइजियल एंड प्लेट के बारे में ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट होती है ओनली इन ग्रोइंग बोन। तो ये केवल कहां पाई जाती है? ग्रोइंग बोन में। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपने ग्रोथ फैक्टर के बारे में पढ़ा है। तो यहां पर जो ग्रोथ फैक्टर है, जब तक सेक्रीट हो रहे होते हैं तो ग्रोथ फैक्टर के सेक्रीट होने तक ये पार्ट एक्टिव होता है, उसके बाद ये पार्ट क्या हो जाता है? इनएक्टिव। कहानी कुछ ऐसे है, मान लो ये बोन है, ठीक, ऊपर ब्लैक और नीचे ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या हुआ? एपिफाइसिस। ग्रे वाला पार्ट आपका हो गया डायफाइसिस। डायफाइसिस वाले पार्ट के अंदर बोन मैरो कैविटी है, जबकि इन वाले पार्ट्स के अंदर बोन मैरो कैविटी नहीं पाई जाती है। यहां येलो बोन मैरो भरी है, यहां पे भरी होती है रेड बोन मैरो। अब देखिए एपिफाइसिस और डायफाइसिस का जो जंक्शन है, जहां पे ग्रे और ब्लैक वाला पार्ट मिल रहा है, एक मेटाफाइसिस यहां है, एक मेटाफाइसिस यहां है। जब ये बोन छोटी रही होगी तो ऑब्वियसली बोन की लंबाई इतनी रही होगी। यहां पे जो ऑस्टियोब्लास्ट थी, इसने डिवाइड किया इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर। जो ग्रोथ फैक्टर में, जैसे हमने इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के बारे में पढ़ा है, तो वैसे जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं जब मौजूद होते हैं तो यहाँ की ऑस्टियोब्लास्ट ने डिवाइड किया, बोन अपनी लंबाई में बढ़ी, मतलब ऑस्टियोब्लास्ट ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो क्या हुआ? पहले मेटाफाइसिस यहाँ था, बाद में मेटाफाइसिस यहाँ आ गया, ये वाला मेटाफाइसिस यहाँ आया, तो बोन की लंबाई बढ़ी, फिर वापस से लंबाई बढ़ी। ऐसे धीमे धीमे लंबाई बढ़ते बढ़ते हम मान लेते हैं ग्रोथ फेज कंप्लीट होने पर ये लगभग यहाँ आ गया। अब क्या हुआ? ग्रोथ फैक्टर का सेक्रीशन बंद। सेक्रीशन बंद होते ही यहाँ की जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये अब डिवाइड करना बंद कर देती है, या ये ऑस्टियोब्लास्ट अब क्या हो जाएगा? ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रिजल्टेंट अब यहाँ पे जो स्पेशल रीजन ऑफ इलोंगेशन था वो क्या हो गया? बंद। अब उसके बाद आपने क्या कहा कि बोन के अंदर पार्ट केवल कितने रह गए? दो। कौन सा रहा? एपिफाइसिस और डायफाइसिस। जो जंक्शन पॉइंट यानी कि मेटाफाइसिस था, जहां पे बोन का इलोंगेशन हो रहा था, वो इलोंगेशन वाली जगह क्या हो गई? बंद हो गई। तो अपन ने कहा कि बोन के अंदर स्पंजी बोन कहां होती है? तो अपन ने कहा एपिफाइसिस वाले पार्ट में। यहां जो डायफाइसिस वाला पार्ट है, यहां पर पाई जाती है बेटा कॉम्पैक्ट बोन। ये जो बोन है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट बोन। और इन दोनों जगह पर बोन की स्ट्रक्चर एक दूसरे से काफी कुछ हद तक डिफर करती है। तो एक लॉन्ग बोन के अंदर इतनी चीजें हैं। अब मैं पहले समझूंगा कि भाई स्पंजी बोन की स्ट्रक्चर क्या होती है, और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि कॉम्पैक्ट बोन की स्ट्रक्चर क्या है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्पंजी बोन। तो आप देखिए, अगर मैं स्पंजी बोन की स्ट्रक्चर देखना चाहूं कि स्पंजी बोन बनी कैसे होती है, तो अपन मान लेते हैं कि हमारे पास बोन का एक जो सेक्शन है, ये सेक्शन कुछ इतना बड़ा है। यहां पर बोन का ये जो सेक्शन है, इसके अंदर बोन का मैट्रिक्स होना चाहिए कि नहीं? यस। यहां पर आप इसे करें स्पंजी बोन। तो स्पंजी बोन कहने का मतलब हुआ कि बोन का जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? इसके बीच बीच में स्पेसेस होने चाहिए, तभी आप स्पंजी कहेंगे। तो यहां जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स देखो बेटा, एक चैनल मैट्रिक्स का ये बना, एक और चैनल मैट्रिक्स का ये बना, मैट्रिक्स यहां से यहां गया, ये मैट्रिक्स इधर प्रेजेंट है, ऐसे करके प्रेजेंट है। यानी कि यहां पर मैट्रिक्स की क्या बन गए हैं? चैनल्स यहां पर बन गए। तो ये जो मैट्रिक्स के चैनल्स यहां पर बने, इन मैट्रिक्स के चैनल्स को ये है चैनल्स ऑफ मैट्रिक्स। और ये जो बेटा चैनल्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, इनको अपन नाम देते हैं ट्रेबेकुली। तो मैट्रिक्स के जो चैनल्स हैं, इनका नाम क्या है? ट्रेबेकुली कहा जाता है। तो ये मैट्रिक्स के चैनल्स को अपन नाम देते हैं ट्रेबेकुली। तो अभी तक आपने जो टर्म्स के बारे में बात की है, इन टर्म्स में से अगर आप देखें तो लैकुना का मतलब आपको पता है, लेमिनी एक हम बात कर चुके हैं, मैट्रिक्स की लेयर्स का नाम लेमिनी, कॉम्पैक्ट बोन में पाए जाते हैं।
स्पंजी बोन में मैट्रिक्स के चैनल्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रेबेकुली। अब ये मैट्रिक्स के चैनल्स के बीच का जो स्पेस है, ये बीच के स्पेस में यहां पर बेटा भरी होती है रेड बोन मैरो, यानी कि यहां पर ये जो पूरा पार्ट है ना, इस पूरे पार्ट के अंदर इधर भरी है आपकी रेड बोन मैरो यहां पर, इसी तरीके से रेड बोन मैरो यहां पर पाई जा रही है। तो रेड बोन मैरो कहां है? ट्रेबेकुली में है या ट्रेबेकुली के बीच में? तो ये कहां पाई जा रही है? ट्रेबेकुली के बीच में मौजूद है। तो ट्रेबेकुली के बीच में क्या भरा है? यहां पर रेड बोन मैरो भरी हुई है। तो रेड बोन मैरो इज फिल्ड बिटवीन ट्रेबेकुली। तो ट्रेबेकुली के बीच बीच में यहां पर क्या भरा हुआ है? रेड बोन मैरो यहां पर भरी हुई है। तो अपन ने कहा कि रेड बोन मैरो यहां भरी होती है और यही रेड बोन मैरो इज साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। तो जितना भी ब्लड सेल का प्रोडक्शन होना है वो इसी रेड बोन मैरो के अंदर होता है। तो हमने कहा कि यहां पर ये क्या भरा हुआ है बेटा? रेड बोन मैरो। तो अपन ने कहा कि ये भरी है रेड बोन मैरो, यानी कि रेड बोन मैरो इज साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। तो ये साइट है ब्लड सेल के फॉर्मेशन की। तो ब्लड सेल का फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी ने फंक्शन के अंदर लिया था, ये ब्लड सेल का फॉर्मेशन पूरी बोन करती है क्या? नहीं, बोन का कुछ पार्ट करता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा था? सम बोन्स। क्योंकि पहली बात तो सारी बोन्स में से कुछ बोन करती है और उसमें भी जो बोन करती है वो भी पूरी नहीं करती है। उस बोन का भी केवल कुछ पार्ट है, यानी कि स्पंजी बोन है जो कि ब्लड सेल का प्रोडक्शन करती है। तो इसीलिए अपन ने कहा कि रेड बोन मैरो ऑफ सम बोन्स इज साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। तो कुछ बोन्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड सेल का प्रोडक्शन किया जाता है या जहां पे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होगा, इसको अपन ने क्या कहा? स्पंजी बोन। अब स्पंजी के बाद अपने को समझनी है कॉम्पैक्ट बोन। तो अब देखो कॉम्पैक्ट बोन हम कैसे समझेंगे? तो पहले इसको बनाओ, फिर एक डायग्राम बनाते हैं कॉम्पैक्ट बोन का। हाँ बेटा, नहीं, मैंने ये कहा था येलो बोन मैरो नहीं होगी, वहां पे येलो नहीं होगी, केवल रेड बोन मैरो होगी। बोन मैरो तो है, रेड बोन मैरो, हाँ, सारी ब्लड सेल, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट हो, सबका फॉर्मेशन करती है। एनसीईआरटी में हेल्थ एंड डिजीज के अंदर बोन मैरो के बारे में लिखा है कि इट इज द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इसलिए कहा क्योंकि ब्लड सेल का फॉर्मेशन यहीं पे होता है, इसीलिए अकेले बोन मैरो के लिए कहा गया है कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन या मेन लिम्फॉइड ऑर्गन बोन मैरो को ही कहा है। येलो बोन मैरो जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स के शाफ्ट में सारी बोन्स के अंदर पाई जाती है। नॉर्मली येलो बोन मैरो आरबीसी प्रोडक्शन नहीं करती है, पर हाँ, जब भी अगर कोई ट्रॉमा कंडीशन हो, यानी कि ब्लड लॉस अगर ज्यादा हो गया हो और एक्सेस ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन करना है, तो येलो बोन मैरो भी कन्वर्ट हो जाती है रेड बोन मैरो में और कन्वर्ट होने के बाद फिर ये आरबीसी प्रोडक्शन करेगी। अदरवाइज जब तक येलो है तब तक आरबीसी प्रोडक्शन इसका काम नहीं है। चैनल ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि बेटा आप इसे स्पंजी बोन कह रहे हैं, मतलब कि मैट्रिक्स पूरे में नहीं भरा होगा। जब पूरे में नहीं भरा है तो मैट्रिक्स के बीच बीच में कुछ खाली जगह है। जब खाली जगह है तो मैट्रिक्स आपको किसके? चैनल्स के फॉर्म में दिखाई देगा। तो वो जो चैनल्स ऑफ मैट्रिक्स हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? ट्रेबेकुली कहा जाता है। और ट्रेबेकुली के बीच बीच के जो स्पेसेस हैं वहां पे भरी है रेड बोन मैरो। जितनी ब्लड सेल है सब बोन मैरो से ही बनती है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में सबसे पहले ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है यूक सेक मेम्ब्रेन से, उसके बाद फॉर्मेशन होता है लिवर और स्प्लीन से। लेटर ऑन जो फॉर्मेशन है आफ्टर बर्थ पूरा का पूरा केवल रेड बोन मैरो ही करती है, बाकी कोई ऑर्गन नहीं करता। अगले पेज पे आए।
रेड नहीं, रेड येलो पे कन्वर्ट नहीं होती, येलो कन्वर्ट होती है रेड के अंदर। देखिए अब बेटा क्या होगा कि अब हमें कॉम्पैक्ट बोन देखनी है। तो कॉम्पैक्ट बोन कहां पर पाई जाती है? ये शाफ्ट वाले पार्ट में, यानी कि डायफाइसिस के अंदर है। मैं पहले क्या करूंगा, ऐसे करके मैंने एक सेक्शन काटा। जब ये सेक्शन काटा तो मुझे जो बोन दिखाई देगी वो कुछ ऐसे करके दिखेगी, और यहां पे अंदर की तरफ आपको क्या दिखेगा, बोन मैरो कैविटी दिखाई देगी। ये जो बोन मैरो कैविटी है इसके अंदर क्या भरा होगा, येलो बोन मैरो। अब मुझे इस डायग्राम को और अच्छे से समझना है, तो अच्छे से समझने के लिए हम इस डायग्राम में से इतने पार्ट को हम काट करके ले लेंगे बाहर, और इसको अब हम जूम करके देखेंगे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर यहां पर होगी वही सिमिलर स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिखने वाली है। तो हम केवल ऐसे करके यहां स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। तो अब देखिए, जब मैं बात करता हूं कॉम्पैक्ट बोन के बारे में, तो कॉम्पैक्ट बोन में सबसे पहले आपको बाहर की तरफ यहां पर ऐसे करके एक लेयर बाहर की तरफ दिखेगी, और एक लेयर आपको यहां पर अंदर की तरफ दिखेगी। बाहर की तरफ जो ये लेयर है, यानी कि बोन के आउटर साइड पर, ये लेयर किसकी बनी हुई है, WFCT की। अपन ने कहा था ना, बोन के बाहर की तरफ WFCT की लेयर पाई जाती है, पेरिओस्टियम। यहीं पर आप देखिए अंदर जो बोन मैरो भरी है, तो बोन मैरो तो एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, और लिम्फॉइड ऑर्गन के पास कौन सा पाया जाता है, रेटिकुलर फाइबर। तो रेटिकुलर फाइबर जो कनेक्टिव टिश्यू बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे, RFCT, यानी कि रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो अंदर की जो लेयर है ये किसकी बनी होगी, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। तो हमने कहा कि अंदर की तरफ रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। तो अंदर की तरफ क्या मौजूद है, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यहां पर मौजूद है। इधर इसके अंदर की तरफ ये आपकी बोन मैरो कैविटी है, और ये जो बोन मैरो कैविटी है, इस बोन मैरो कैविटी में यहां पर मौजूद होगा आपका, अपन ने कहा कि इस बोन मैरो कैविटी के अंदर यहां भरा होगा येलो बोन मैरो। तो येलो बोन मैरो इसके अंदर भरा हुआ है। अब जितना भी मैट्रिक्स है वो यहां पे कहां है, बीच वाले पार्ट के अंदर पाया जा रहा है। अब बीच वाले पार्ट में कैसे कैसे प्रेजेंट है, तो सबसे पहले ऑस्टियोब्लास्ट की एक लेयर यहां पर बाहर की तरफ पाई जाती है। तो ऑस्टियोब्लास्ट की एक लेयर कहां है, बाहर की तरफ, और ऑस्टियोब्लास्ट की एक लेयर कहां होगी, अंदर की तरफ। तो ऑस्टियोब्लास्ट की एक लेयर बाहर, और ऑस्टियोब्लास्ट की एक और लेयर कहां पाई जाएगी, अंदर की तरफ पाई जाएगी। तो अपन ने कहा कि ऑस्टियोब्लास्ट की एक लेयर बाहर की तरफ है और एक लेयर कहां है, अंदर की तरफ। तो मैंने कहा कि ये क्या हो गया बेटा, ऑस्टियोब्लास्ट। अब जरा देखना, जब बेटा हम कार्टिलेज में बात करते हैं तो हम जिसे पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं उसके अंदर केवल क्या था, WFCT मौजूद था। बोन के अंदर आप जिस स्ट्रक्चर को पेरिओस्टियम कहते हैं, ये पेरिओस्टियम में दो चीजें होती हैं या दो लेयर्स पाई जाती हैं। पहला तो बाहर की तरफ क्या होता है, WFCT, अंदर की तरफ ऑस्टियोब्लास्ट। इसे मिलाकर के आपने क्या कहा, पेरिओस्टियम कहा। ऐसे ही रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और इसके पास मौजूद ऑस्टियोब्लास्ट की जो लेयर है, इस लेयर को मिला करके आप नाम इसे देते हैं, इन दोनों चीजों को मिला करके आप इसे नाम देंगे एंडोस्टियम। तो अंदर वाले को आपने क्या कहा, एंडोस्टियम कहा। तो पेरिओस्टियम कहा, बाहर की तरफ, एंडोस्टियम कहा, अंदर की तरफ होता है। तो पेरिओस्टियम पाया जाता है बाहर, जबकि एंडोस्टियम कहां होगा, अंदर की तरफ ये मौजूद होगा। तो हमने कहा कि पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम दो लेयर्स यहां पर पाई जाती हैं। अब ये जो दोनों लेयर्स यहां पर पाई जाती हैं, इनके बारे में अपन ने बात की। अब इसके बीच में यहां क्या भरा होगा, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर यहां पर एक चीज देखें,
आपने कहा था कि जो ऑस्टियोसाइट सेल है वो स्पेसेस के अंदर पाई जाती है और स्पेसेस को आप क्या बोलते हैं, लैकुना। आपने कहा कि ऑस्टियोसाइट सेल के पास प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस पाई जाती हैं, तो मैंने अभी मान लिया कि ये हमने एक बना दी ऑस्टियोसाइट, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। जो ऑस्टियोसाइट है इसके बाहर की तरफ एक लैकुना भी पाया जाना चाहिए, तो ये इस ऑस्टियोसाइट के बाहर की तरफ लैकुना हो गया, और ऑस्टियोसाइट के बाहर जो लैकुना है इसमें अपन ने कहा कि ये ऑस्टियोसाइट है। अब एक और ऑस्टियोसाइट यहां बनाते हैं, क्योंकि आपने डायग्राम के अंदर देखा था कि ऑस्टियोसाइट आपस में जुड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि यहां पर साहब एक और ऑस्टियोसाइट ये बनी, और ये जो ऑस्टियोसाइट है इस ऑस्टियोसाइट का जो लैकुना है वो ये बन गया, तो दोनों ऑस्टियोसाइट का लैकुना हो गया। अब अगर दोनों सेल्स को आपस में कनेक्ट करना है, क्योंकि आप कोरिलेट करें, आप जब कहते हैं ऑर्गन की डेफिनेशन तो वहां पर ये टिश्यू की डेफिनेशन में कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल। अगर सेल एक दूसरे से एकदम अलग अलग ही हो तो फिर ये किस बात का टिश्यू रहा। तो यहां पर इनको आपस में जोड़ना है, जोड़ने के लिए क्या हुआ कि दोनों के जो लैकुना है ये आपस में अटैच हुए। जब दोनों के लैकुना आपस में अटैच होंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी इसका नाम क्या होगा, कैनालिकुली। क्या कहा आपने इसे, कैनालिकुली कहा। तो दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर है इसको नाम क्या दिया गया, कैनालिकुली नाम दिया। तो हमने यहां पर कहा कि इस तरीके से ऑस्टियोसाइट आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती हैं। तो अब यहां पर देखें क्या हुआ कि साहब ऑस्टियोसाइट एक ये हो गई, इससे अटैच दूसरी ऑस्टियोसाइट ये है, फिर ये हो गई, फिर अगली ऑस्टियोसाइट आ गई। तो ऑस्टियोसाइट यहां पर आप देखें तो ये क्या है, एक लेयर के फॉर्म में अरेंज है। तो अपन ने कहा कि ऑस्टियोसाइट यहां पर लेयर के फॉर्म में अरेंज है, और ऐसे ही अंदर आपको दिख रहा है कि ऑस्टियोसाइट की एक लेयर बनी। ये जो ऑस्टियोसाइट की एक लेयर है इसके पास अब ऑस्टियोसाइट के बेटा दूसरी लेयर यहां पर बन गई, और ऐसे ही यहां पे ये दूसरी लेयर बनी। तो ऑस्टियोसाइट की दो लेयर्स हुई। ये जो लेयर्स ऑफ ऑस्टियोसाइट है इनके बीच में क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स। लेयर्स ऑफ ऑस्टियोसाइट के बीच जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, तो अब इस मैट्रिक्स की लेयर को ही आपने नाम क्या दिया था डायग्राम में, लेमिनी कहा था। क्या नाम दिया था, लेमिनी। वहां एनसीईआरटी थोड़ा सा ही पार्ट दिखा रही थी, हम ज्यादा बड़ा देख रहे हैं। तो अब देखो लेमिनी तो ये भी है और लेमिनी ये भी है, तो दोनों के नाम को अलग अलग डिमार्केट करने के लिए मैं इसको कहूंगा कि ये है आउटर, बाहर की तरफ है ना, सर्कमफेरेंस के साथ है, तो हमने कहा आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमिनी। तो बाहर की तरफ क्या आ गया, आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमिनी आ गया। जबकि अंदर की तरफ ये क्या आ गया, इनर सर्कमफेरेंशियल लेमिनी। तो अंदर की तरफ क्या आ गया, इनर सर्कमफेरेंशियल लेमिनी आ गया। तो अंदर की तरफ ये क्या आ गया, इनर सर्कमफेरेंशियल लेमिनी आ गया। तो बाहर की तरफ क्या था, आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमिनी, और अंदर की तरफ क्या आ गया, इनर सर्कमफेरेंशियल लेमिनी। नाम में कुछ खास है याद करने को नहीं, एक बाहर है एक अंदर है। सर्कमफेरेंस दो होते हैं, एक बाहर का सर्कमफेरेंस एक अंदर का है। तो आपने कह दिया आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमिनी और इनर सर्कमफेरेंशियल लेमिनी। अब इसके बाद यहां मैट्रिक्स में मौजूद होगी हेबर्सियन कैनाल। तो आप देखिए एक हेबर्सियन कैनाल ये है, दूसरी हेबर्सियन कैनाल ये हो। अब हेबर्सियन कैनाल है कहां या क्या अरेंजमेंट है, तो हम हेबर्सियन कैनाल को समझने के लिए आप देखना बेटा मैं क्या करूंगा, बोन का इतना जो पार्ट है डायग्राम में देखना ध्यान से, मैं बोन के इतने पार्ट का एक सेक्शन काटता हूं, और इतने पार्ट का सेक्शन काट करके मैंने आपको दिखाया यहां पर कि ये बोन के उस पार्ट का सेक्शन है। आपको यहां पर दो तरीके की कैनाल्स दिखाई देंगी। एक तो वो होगी जो कि अलोंग द लेंथ रन करेगी,
अलोंग द लेंथ रन करने वाली जो कैनाल्स हैं, इन कैनाल्स को हम नाम क्या देते हैं? हैवर्सियन कैनाल। तो देखो अलोंग द लेंथ जो कैनाल रन कर रही हैं, इसको नाम क्या दिया? हैवर्सियन कैनाल हमने कहा। वहीं पर इनके बीच में कुछ कैनाल्स पाई जाती हैं जो कि या तो हॉरिजॉन्टल होंगी या फिर ऑब्लिक होंगी। तो आप देखिए यहां मैंने आपको दिखाया कि जो कैनाल्स है दे कैन बी आइदर ऑब्लिक या फिर कैसे हो सकती है? हॉरिजॉन्टल। पर ये दो हैवर्सियन कैनाल्स को आपस में जोड़ रहे होंगे, तो दो हैवर्सियन कैनाल्स को आपस में जोड़ने वाली जो कैनाल है, इसको नाम देते हैं वोकमैन्स कैनाल। तो यहां पर आपने कहा कि अलोंग द लेंथ जो कैनाल पाई जाती है, इन कैनाल्स का नाम क्या है? हैवर्सियन कैनाल। तो ये वाली जो कैनाल है, इसको आपने नाम दे दिया हैवर्सियन कैनाल। और ये जो कैनाल है, इसको आपने कह दिया वोकमैन्स कैनाल। तो दो कैनाल बनी, एक बनी हैवर्सियन कैनाल और दूसरा कौन बन गया? वोकमैन्स कैनाल। ये जो हैवर्सियन और वोकमैन्स कैनाल है, इन दोनों के अंदर क्या मौजूद है? तो यहां पे पाई जाती है बेटा ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, नर्व और कुछ अमाउंट में पाया जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। ये मौजूद है। अगर ये हैवर्सियन और वोकमैन्स कैनाल पाई जा रही हैं, विच आर मैमेलियन कैरेक्टर, ध्यान रखना इन दोनों कैनाल्स का पाया जाना कैरेक्टर किसका है? मैमल्स का। यानी कि अगर आपको किसी बोन के अंदर दिया है कि ये कैनाल्स मौजूद हैं, देन ऑब्वियसली ये बोन किसकी है? मैमल की। तो यहां पर अगर ये कैनाल्स पाई जा रही हैं, तो आप मुझे बताएं कि कार्टिलेज के मैट्रिक्स की तरह बोन का जो मैट्रिक्स है, ये कैसा हुआ? एवेस्कुलर या फिर वेस्कुलर? वेस्कुलर हुआ ना। यानी कि हमने क्या कहा कि बोन का जो मैट्रिक्स है, ये कैसा होता है बेटा? वेस्कुलर होता है। सो मैट्रिक्स ऑफ बोन इज वेस्कुलर। अब आप देखें, तो हमने हैवर्सियन कैनाल को समझा कि भाई हैवर्सियन कैनाल करती क्या है। तो इससे क्या हुआ कि मान लो मेरी ह्यूमरस है, तो क्या होगा कि यहाँ हेड वाले पार्ट से एक ब्लड वेसल इसके अंदर जा रही होगी, ये ब्लड वेसल आगे चल करके डिवाइड होगी, कई सारी हैवर्सियन और वोकमैन्स कैनाल से होते हुए यहां से पास करेगी और यहां से एक वेन निकल करके बाहर आ गई। तो बोन को क्या मिला? वेस्कुलेशन मिल गया। जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए थे, जो भी गैसेस चाहिए थी, ये सारी चीजें बोन के पास अवेलेबल हैं। इधर जो ये आपका हैवर्सियन कैनाल पाई जा रही थी, जिसको हमने डायग्राम के अंदर इंडिकेट किया था, तो डायग्राम में इसको बेटा अपन ने क्या बोला था? हैवर्सियन कैनाल। कि ये हो गई हमारे पास हैवर्सियन कैनाल। और हमने कहा कि जो ये हैवर्सियन कैनाल है, इसके चारों तरफ यहां पर आपको देखो एक लेवली आपको ये दिखाई दिया, तो हैवर्सियन कैनाल के चारों तरफ एक लेवली ये हो गया, एक और लेवली हैवर्सियन कैनाल के चारों तरफ आपको यहां दिखा, तो अनदर लेवली इज ओवर हियर। तो एक और लेवली आपका यहां पर हो गया। तो हमने कहा कि हैवर्सियन कैनाल के चारों तरफ जो लेवली पाया जाता है, उस लेवली को अपन नाम क्या देंगे? हैवर्सियन लेवली। तो ये क्या हो गया? हैवर्सियन लेवली। अब ये जो हैवर्सियन कैनाल्स हैं, इनको आपस में जोड़ कौन रहा होता है? तो आपने अभी नाम किसका लिया था? वोकमैन्स कैनाल। ये एक वोकमैन्स कैनाल होगी जो कि हैवर्सियन कैनाल को आपस में कनेक्ट कर रही होगी। तो इतनी स्ट्रक्चर अपन याद किसकी कर लें? बोन की। जो चीज यहां देखी, वही सिमिलर आपको यहां पे दिखाई देगी। तो इतनी बात बस बोन के बारे में याद कर लो, इतना मोर देन सफिशिएंट है। एक बार ऐसे को फिर जरा टाइप ऑफ बोन देख लेते हैं। डायग्राम समझ में आया कि मुश्किल हो गया थोड़ा? चलो देखो आसान करते हैं डायग्राम। बोन डन, ट्रांसफर सेक्शन काटा,
सबसे बाहर की कवरिंग का नाम WFCT। WFCT के अंदर किसकी लेयर? दोनों को मिला के क्या कहा? अंदर बोन मैरो कैविटी। बोन मैरो कैविटी की लाइनिंग कौन? RFCT। RFCT के बाहर ऑस्टियोब्लास्ट की लेयर, दोनों को मिला के क्या कहा? एंडोस्टियम। पहली ऑस्टियम और एंडोस्टियम के अंदर की तरफ आपने देखा कि ऑस्टियोसाइट की एक लेयर, ऑस्टियोसाइट की जो लेयर पाई गई, तो बाहर वाली लेयर को आपने क्या कहा? ऑस्टियोसाइट की लेयर के बीच में जो मैट्रिक्स था, उसमें बाहर वाले मैट्रिक्स के लेयर का नाम आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेली, अंदर वाला इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेली। फिर हमने क्या कहा? बीच में हैवर्सियन कैनाल, जिसको आपस में जोड़ेगा कौन? बुकमैन्स कैनाल। हैवर्सियन कैनाल के अराउंड भी ऑस्टियोसाइट की लेयर, ऑस्टियोसाइट की लेयर्स के बीच में क्या मौजूद है? हैवर्सियन लैमेली पाया जाता है। बस इतनी चीज याद कर लेनी है। क्या बेटा? बोन मैरो कैविटी, बाइबियम यानी कि येलो बोन मैरो नहीं, ऑस्टियोसाइट की लेयर के बीच में मैट्रिक्स की जो लेयर है, मैट्रिक्स की लेयर का नाम है लैमेली। ऑस्टियोसाइट की लेयर को लैमेली नहीं कहते, मैट्रिक्स की लेयर का नाम होता है लैमेली, कि मैट्रिक्स कंसेंट्रिक लेयर्स के फॉर्म में है। क्या बेटा? ये अपन ने यहां बताया था कि जैसे अपन ने कहा ना कि यहाँ पे ऑस्टियोसाइट आपस में जुड़ी, तो ये ऑस्टियोसाइट जुड़ती कैसे? दोनों ऑस्टियोसाइट के लैकुनी है, आपस में जुड़ी, जहां पे जुड़े तो वहां स्ट्रक्चर क्या बना? कैनालिकुली। अब तक आप देखो, हमने लैकुनी देखा, लैमिनी देखा, कैनालिकुली देखा, ट्रैपेकुली देखा। चारों चीजें अलग अलग चीजों को इंडिकेट करती हैं। आगे बढ़े। क्या बेटा? हाँ, ऑस्टियोसाइट की लेयर कहीं भी हो, जब ऑस्टियोसाइट आपस में जुड़ेगी तो कैनालिकुली के थ्रू तो जुड़ेगी। देखिए, अब बात करते हैं अपन बेटा अबाउट टाइप्स ऑफ बोन, कि बोन के टाइप कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप की बोन होती है। अगर आप टाइप्स ऑफ बोन में देखते हैं तो सबसे पहली हो जाती है जिसको अपन नाम देते हैं बेटा कार्टिलेजिनस या रिप्लेसिंग बोन। तो पहली टाइप की बोन को आपने नाम क्या दिया? कार्टिलेजिनस, या आपने इसे कहा रिप्लेसिंग बोन। अब देखिए, जब आप कार्टिलेज के टाइप के बारे में बात कर रहे थे तो वहां आपने कहा था कि एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन कौन सी कार्टिलेज का बना है? हाइलाइन। जबकि एडल्ट में किसका बना होता है? बोन का। यानी कि एडल्ट के अंदर जो ज्यादातर बोन्स है ये कार्टिलेज के रिप्लेसमेंट से आई, या कार्टिलेज जो है रिप्लेस हुई, तो कार्टिलेज के रिप्लेस होने से क्या हुआ? ये अलग अलग बोन्स आई। अब ये जो बोन्स कार्टिलेज के रिप्लेसमेंट होने से आई हैं, इन बोन्स को अपन नाम क्या देते हैं? कार्टिलेजिनस या रिप्लेसिंग बोन कहा जाता है। तो कार्टिलेजिनस या रिप्लेसिंग बोन जो है, दे आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ कार्टिलेज या रिप्लेसमेंट ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो की जो हाइलाइन कार्टिलेज थी, इस हाइलाइन कार्टिलेज के रिप्लेसमेंट से जो बोन आई है, इस बोन को अपन नाम क्या देते हैं? तो आप इसे नाम दे देते हैं बेटा कार्टिलेजिनस या रिप्लेसिंग बोन कहा जाता है। अब ये जो कार्टिलेजिनस या रिप्लेसिंग बोन है, इसके एग्जांपल में आप रखेंगे अपनी बॉडी की ज्यादातर बोन। तो मोस्ट ऑफ बोन, जैसे अपने अंदर ह्यूमरस, फीमर, रेडियस अल्ना, या हम बात करें स्कैपुला है, या अपन बात करते हैं वर्टिबल कॉलम वगैरह के बारे में, इनमें से ज्यादातर बोन कार्टिलेजिनस या रिप्लेसिंग कैटेगरी के अंदर आती हैं। कार्टिलेजिनस या रिप्लेसिंग के बाद सेकेंड टाइप क्या आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस या डर्मल या इन्वेस्टिंग बोन। तो मेम्ब्रेनस कहें, डर्मल कहें, या फिर आप कहें इसको इन्वेस्टिंग बोन। तो नेक्स्ट इज मेम्ब्रेनस और डर्मल और
इन्वेस्टिंग बोन। मेम्ब्रेनस बोन में आप देखो पहले इसके नाम में क्या आया, मेम्ब्रेनस, यानी कि बोन पहले क्या रही होगी, एक मेम्ब्रेन जैसी रही होगी। डर्मल यानी कि डर्मिस, और इन्वेस्टिंग यानी कि इन्वेस्टमेंट से बनी हुई। यहां पर स्किन की जो लेयर है डर्मिस, स्किन में सबसे ऊपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे लेयर पाई जाती है डर्मिस। यहां पर ये डर्मिस में पाई जाने वाली कार्टिलेज है। तो अपन ने कहा कि ये क्या है बेटा, कार्टिलेज है, और ये कार्टिलेज कहां पाई जा रही है, डर्मिस में। तो हमने कहा कि ये डर्मिस के अंदर पाई जाने वाली एक कार्टिलेज है। नॉर्मली क्या हो रहा था कि कार्टिलेज को रिप्लेस करके बोन आ रही थी, यहां कार्टिलेज का रिप्लेसमेंट करने की बजाय बोन क्या करती है, इस कार्टिलेज के ऊपर धीमे धीमे डिपॉजिट होना शुरू होती है। यानी कि बोन ने देखो अब एक लेयर बनाई, एक और लेयर बोन की बन गई है इसके ऊपर, फिर यहां बोन की ऐसे करके कंसेंट्रिक लेयर्स बनती जाती हैं। तो बोन की यहां कई सारी लेयर्स बन जाएंगी। तो ये बाहर की तरफ क्या आ गया, बोन आया। ये जो बोन है इसका फॉर्मेशन कहां हुआ, डर्मिस में। इन्वेस्टमेंट से हुआ, धीमे धीमे इकट्ठा करके हुआ। पहले मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर थी तो मेम्ब्रेनस इसको कहा गया। ये मेम्ब्रेनस या डर्मल या इन्वेस्टिंग बोन का एग्जाम्पल आपके पास हो जाता है स्कल बोन। तो स्कल बोन्स है, क्लेविकल है, फिर इसके अलावा स्टर्नम है। ये जो बोन्स होती हैं, ये सारी बोन्स आपके अंदर होती हैं मेम्ब्रेनस या डर्मल बोन। आप अगर ध्यान दें तो जो बहुत छोटा बच्चा होता है, कोई 6-8 महीने का बच्चा, उसका जो सिर है वो बड़ा सॉफ्ट सा होता है। धीमे धीमे करके क्या होता है कि बोन, पहले सिर के अंदर बोन्स नहीं होती हैं, धीमे धीमे यहाँ बोन्स का डेवलपमेंट होता है, और फिर उसके बाद जो सिर है एकदम हार्ड हो जाता है। तो जब वो सिर एकदम सॉफ्ट होता है तब सिर के अंदर क्या मौजूद था, कार्टिलेज। ठीक, तो वो जो कार्टिलेज थी उस कार्टिलेज में धीमे धीमे डिपोजिशन किसका हुआ है, बोन का। तो ऐसी बोन को अपन क्या नाम देते हैं, मेम्ब्रेनस या डर्मल बोन कहते हैं। आपने अगर नोटिस किया हो तो जो छोटा बच्चा है जिसकी सिर की बोन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर सिर की बोन टेढ़ी मेढ़ी हुई तो उसके इसमें क्या होगा, सिर भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो उस छोटे बच्चे को उसकी जो मदर है वो राई के तकिए पे सुलाती है, नॉर्मल कॉटन का नहीं, सरसों जैसी राई होती है ना, राई भर के एक पिलो बनाया जाता है। तो उस राई के तकिए पे राई क्या करती है, जैसे अपने को बैठने के लिए बीन बैग्स बड़े पसंद होते हैं। कारण यह है कि बीन बैग आपकी बॉडी के पोस्चर के हिसाब से अपना शेप बना लेता है। तो वैसे ही राई का तकिया है वो आपके सिर के हिसाब से अपना शेप बना लेता है, उसका अपना इंडिविजुअल कोई भी शेप नहीं। तो हमने यहाँ पर कहा कि मेम्ब्रेनस बोन उस टाइम पे उसके अंदर डेवलप हो रही होती है, कहां पे, स्कल के अंदर। अब ये जो मेम्ब्रेनस या डर्मल बोन है, इसके बाद एक टाइप की और हम पढ़ेंगे, सीसमॉइड बोन। और ये जो सीसमॉइड बोन है, अब तक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो इसी पे पूछे गए हैं कि सीसमॉइड बोन कौन सी होती है। तो बोन जिसका फॉर्मेशन होता हो ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन से, ऐसी बोन जिसका फॉर्मेशन ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन से होता हो, तो उस बोन को अपन क्या नाम देते हैं, सीसमॉइड बोन कहा जाता है। तो वो बोन जिसका फॉर्मेशन ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन से हो उसको नाम क्या देंगे, सीसमॉइड बोन कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो जाता है पटेला। तो एग्जांपल में क्या हुआ, पटेला बोन है जिसका फॉर्मेशन टेंडन के ऑसिफिकेशन से होता है। और ये पटेला बोन आपके अंदर क्या बनाती है, नी कैप। तो हमारे अंदर नी कैप बनाने वाली बोन का नाम क्या है, पटेला। जो किस टाइप की बोन होती है बेटा, सीसमॉइड बोन होती है। सीसमॉइड बोन होने का मतलब हुआ कि इस बोन के अंदर क्या रहेगा कि ये टेंडन किसको जोड़ रहा था, मसल को बोन से। हमारी लेग के अंदर एक मसल पाई जाती है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। इस मसल का जो टेंडन है वही ऑसिफाई होता है, यानी कि बोन में कन्वर्ट होता है, और जो टेंडन बोन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उसी से फॉर्मेशन होता है पटेला बोन का। तो ऐसी बोन जिसका फॉर्मेशन टेंडन के ऑसिफिकेशन से होता हो उसको नाम क्या दिया जाता है, सीसमॉइड बोन कहा जाता है। तो अपन ने यहाँ पे 3 टाइप की बोन पढ़ी। एक बार फटाफट इनके बारे में देखो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। उसमें भी देखो बोन से जितने क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं
उनमें ज्यादातर में बोन से कम ही क्वेश्चन आते हैं, पर जितने आए हैं उनमें एक बार क्वेश्चन आया था जिसके अंदर बात की थी बोन के फंक्शन के बारे में। शुरू में अपन ने जो 5 फंक्शन पढ़े उसके बारे में। फिर आ जाता है कि हार्डेस्ट टिश्यू कौन है, तो आंसर अपन दे देते हैं बोन। हार्डनेस ऑफ बोन किसकी वजह से है, कैल्शियम और फॉस्फेट की वजह से है। अब यहाँ पे अगर बाकी इधर उधर अगर घुमा फिरा के आए तो थोड़े बहुत बाहर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसीलिए अपन पहले क्या करेंगे, बोन के फंक्शन पे ध्यान देंगे। बोन के एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना था उस डायग्राम के अंदर हमने जो लेबलिंग की है उस लेबलिंग पे अपन ध्यान देंगे कि क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं। फिर उसके बाद जो कैल्शियम है, कोलेजन फाइबर्स वगैरह यहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में, सेल्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में ध्यान देंगे। फिर उसके बाद जो लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर है या अपन ने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बोन वगैरह के बारे में पढ़ा, वो चीजें उसके बाद। तो फटाफट इसको लिखो, फिर शुरू करते हैं अपन ह्यूमन फिजियो में पहला चैप्टर यानी कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कॉकरोच वगैरह देखेंगे बाद में कभी, अभी पहले ह्यूमन फिजियो उसके बाद। चलिए अब जरा ध्यान, यहां हमने चैप्टर के नाम में 2 चीजें लिखी हैं। एक लिखा है डाइजेशन और दूसरा क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन का मतलब है कि फूड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं उनको तोड़ करके सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहा जाता है। और एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ कि जो सिंपल मॉलिक्यूल बने, इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को अपनी बॉडी के अंदर मिलाना या अपनी बॉडी के अंदर लाना क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन। आप अगर देखें तो जो फूड है इट इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट। फूड को अपन क्या कहते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे ऑटोट्रोफ हो या हेटेरोट्रोफ, हर ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत होती है। बस अंतर इतना है कि ऑटोट्रोफ अपने लिए फूड खुद बना लेते हैं जबकि हेटेरोट्रोफ अपने लिए फूड नहीं बना पाते, पर दोनों को ही फूड की जरूरत होती है। तो इसलिए हमने कहा कि फूड क्या है कि वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट। अब ये फूड जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो हम एक स्टैंडर्ड खाने की थाली में देखते हैं कि क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। तो हम अगर बात करें कि नॉर्मली जो है नॉर्थ इंडिया में जो फूड कंज्यूम किया जाता है, उस खाने में अगर हमको हमारी थाली में दाल, चावल, रोटी और सब्जी मिल जाता है, दैट इज सफिशिएंट। हम मानते हैं कि भाई कंप्लीट फूड। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले हमने कहा कि जो चावल है और रोटी है, दोनों से आपको क्या मिलता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपके लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपको रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी जो चाहिए वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट। वैसे तो सोर्स ऑफ एनर्जी में फैट का भी नाम आता है, पर तुरंत अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद फिर आपने कहा कि दाल, वो चावल और रोटी के बाद आपके पास दाल है। जो दाल है उससे आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन। बशर्ते दाल मैश की नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगर मैश की हुई तो पानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। तो अपन ने कहा कि कार्बोहाइड्रेट के बाद फिर आपको यहाँ क्या मिलेगा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या मिला, प्रोटीन, ठीक। तो अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर लिपिड यानी कि फैट। फैट कहाँ, तो चाहे सब्जी हो या दाल हो, सबको बनाने में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फैट का यूज हुआ होगा, तो आपको फैट यहाँ पर मिला। अब ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो मिले, इन तीनों को अगर हम देखें तो ये तीनों हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करते हैं। इन तीनों से आपको एनर्जी मिलती है। इसमें से जो प्रोटीन है ये आपकी बॉडी के लिए काम करता है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि जब भी अगर आपको किसी सेल का फॉर्मेशन करना है
या अगर बॉडी के अंदर ग्रोथ करनी है तो उसके लिए काम कौन आएगा? प्रोटीन। यही वजह है कि अगर आप ध्यान दें तो शुरू से आपके घर में आपको सबसे ज्यादा जिस चीज को खाने के लिए डांट पड़ी होगी वो दाल ही होती है, क्योंकि वेजिटेरियन में अगर बात करें तो प्रोटीन के बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं, या तो आपको दाल से मिलेगा या फिर आपको दूध से मिलेगा। तो इसीलिए अगर अपन बात करें तो जो दाल है उसको खाने पे घर में खूब जोर दिया जाता है कि पहले इतनी दाल फिनिश करो, उसके बाद ये बाकी चीजें खाना। तो हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आपको क्या देंगे? एनर्जी। अगर आप ध्यान दो तो ये तीनों चीजें जो है ये आपको मिलती है बेटा मैक्रोमोलिक्यूल के फॉर्म में। मिलेगी किसके फॉर्म में? मैक्रोमोलिक्यूल के फॉर्म में। यानी कि तीनों चीजें आपको मिलती है किसके? पॉलीमर के फॉर्म में। अब ये जो मैक्रोमोलिक्यूल है ये एब्जॉर्बेबल तो होते नहीं है, तो अब इन्हें सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब इन्हें कन्वर्ट किसके अंदर करना है? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाना है। जब इन्हें सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो यही कन्वर्जन की प्रोसेस क्या कही जाती है? डाइजेशन। तो डाइजेशन के बाद अब यहां पर क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन होगा। और आप जानते हैं कि डाइजेशन के आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो हो जाता है मैकेनिकल और दूसरा तरीका क्या है? केमिकल। यानी कि पहला जब आप मैकेनिकल फोर्सेस को यूज करके फूड को छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट करें, और दूसरा केमिकल जबकि आप एंजाइम्स को यूज करके फूड को स्मॉलर पीसेस के अंदर कन्वर्ट करें। तो मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन हुआ। इधर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बाद फिर आपको यहां पर क्या मिल जाता है? वाटर। ये वाटर आपको जो यहां पर मिल रहा है, इस वाटर के काम क्या है? तो पहला काम होता है कि वाटर आपके अंदर बेटा प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन। वाटर जब तक अगर हमें अवेलेबल होगा तो डिहाइड्रेशन होगा ही क्यों? भाई डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी की कमी। तो वाटर ने क्या किया? डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट किया। दूसरी तरफ जो ये वाटर है इट टेक पार्ट इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये भाग किसके अंदर लेता है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर। तो कई सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जहां पर वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइकवाइज अगर मैं जब बात करता हूं डाइजेशन की, तो केमिकल डाइजेशन में हाइड्रोलाइसिस होता है, और जो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है यहाँ पर, तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर को ऐड करके किसी मॉलिक्यूल को स्प्लिट करना या तोड़ देना, हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। तो यहाँ जो हाइड्रोलाइसिस होगा तभी आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? वाटर की। और आपके फूड में क्या मौजूद है? तो आपके फूड में कुछ अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक, और मिनरल्स के अलावा क्या पाए जाते हैं? विटामिन। तो ये जो मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं इनका काम होता है कि ये हमारे अंदर प्रिवेंट करते हैं कई सारी डिजीज को। तो इनका काम क्या रहेगा? दैट दे प्रिवेंट डिजीज। तो डिजीज को प्रिवेंट करना मिनरल्स और विटामिन का काम हो गया। इधर जो आपको वाटर, मिनरल और विटामिन आपको मिलते हैं, ये आपको किसके फॉर्म में मिलते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल। ये हमेशा आपको किसके फॉर्म में मिलेंगे बेटा? माइक्रोमोलिक्यूल। तो माइक्रोमोलिक्यूल होने की वजह से देयर विल बी नो डाइजेशन। आपको किसी डाइजेशन की जरूरत है ही नहीं, ये डायरेक्टली आपको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ही मिलते हैं। आप सीधे सीधे इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हमारे फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, किस फॉर्म में मिलेंगे, काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर, किसका डाइजेशन होगा, किसका नहीं होगा, ये इतनी बात समझ में आई? इसको लिखो, फिर अपन अगली क्लास से स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि अपनी एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो अपन देखेंगे। अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, यानी कि मंडे को। नहीं